आखिरकार हमारी ट्रेन भारत के आखिरी मतलब दक्षिण दिशा की ओर आखिरी जो रेलवे स्टेशन और जगह शहर जो भी है वहाँ आई गई, जिसका नाम है कन्याकुमारी। और अगर हकीकत कहूँ तो सबसे आखिरी कॉर्नर पे आके भी मुझे ये नहीं लग रहा कि मैं दूर हूँ। इसका मतलब उल्टा, यानी मुझे ऐसा लग रहा कि शायद मैं यहीं का हूँ और यही जगह मेरे लिए बेस्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जगह मेरे लिए बेस्ट है, जबकि इसका मतलब ये है कि जहाँ मैं रह रहा हूँ, जिस माहौल में, जिन लोगों के बीच में, जो लोग मेरे आसपास है वो सब गधे हैं, या फिर मैं गधा हूँ। और अगर मैं गधा हूँ तो वो सब महान है, और अगर वे गधे हैं तो मैं महान हूँ, या फिर ना मैं महान हूँ ना वे महान है। मामला कुछ और है, मतलब गहरी बात है। अभी डिटेल में समझाना, खोल के बताना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर मैं बता भी दूं तो समझने वाला समझ नहीं सकता, और अगर ना बताऊं तो भी बीरबल की खिचड़ी तो बनी रही। कहने का बस मतलब इतना सा है कि मैं आज 1 जनवरी 2026 को भारत के दक्षिणी छोर पे हूँ। ये सच्चाई है, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ खुश हूँ। और मुझे ये लगना कि मैं यहाँ खुश हूँ, ये खुशी का क्षण बड़े शर्म की बात है, क्योंकि ये खुशी इस बात का प्रमाण है कि मैंने जहाँ जन्म लिया, यानी कि जिस क्षेत्र में, जहाँ मैं पला बढ़ा, यानी उस एरिया में, और जहाँ मैं पढ़ रहा, लिख रहा, काम कर रहा, XYZ, वहाँ मैं ठीक नहीं हूँ, दुखी हूँ। और दुखी होने का मतलब है शोषण। और शोषण चाहे घर के करके, चाहे बाहर का करे, चाहे खुद करो या कोई भी करो, बहुत बुरी चीज़ है। वो आदमी से उसके क्या पहचान को छीनता है, योग्यता को छीनता है, गुणवत्ता को छीनता है, सब कुछ छीनता है। और सब कुछ छीनने के बाद आदमी के पास बचता ही क्या है? घंटा। कुछ नहीं बचता। और जब कुछ नहीं बचता तो फिर काहे आदमी रिजल्ट ला के दिखावेगा? कैसे रिजल्ट लावेगा आदमी? कैसे पास होगा? वो नहीं हो सकता पास। ये रियलिटी है। हाँ, वैसे जगह बहुत अच्छी है। सुना है कि यहाँ विवेकानंद रोक है, और तिरुवल्लुवर जो कि संगम साहित्य के बहुत बड़े कवि थे, उनकी भी प्रतिमा है, वो भी देखने चलेंगे कल सुबह। और विवेकानंद की जो रोक है, जहाँ तो उन्होंने यहाँ आके मेडिटेशन किया था, उसे भी देखने चलेंगे सुबह, क्योंकि अभी तो रात है, अंधेरा है, पॉसिबल नहीं है। और इसके अलावा जो भी आसपास कोई छोटी मोटी चीज़ होगी या बड़ी होगी उसे देखेंगे। और हाँ, एक चीज़ और, ये एक चीज़ को और ख़ास है यहाँ। वैसे तो अधिकतर लोगों को तो पता ही होगा, मुझे भी पता था पहले से। कई बार हमें बहुत सी चीज़ों का पता रहता है, लेकिन हम उन चीज़ों को तब तक महसूस नहीं करते जब तक वहाँ चले नहीं जाते। तो सेम सिचुएशन अब मैं महसूस भी करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ आ चुका हूँ। एक तरफ हिंद महासागर है और एक तरफ बंगाल की खाड़ी, यानी कि अगर देखा जाए भारत के मैप को, हम अपनी आंखों के सामने अगर रख ले मैप को, तो हमारे लेफ़्ट जो हाथ या आँख है उस साइड में अरब सागर, और राइट जो आँख या हाथ है उस साइड में बंगाल की खाड़ी। और जो दक्षिण का पार्ट है, जो भी मैप बनाने वाले लोगों ने उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम दिशा बना रखी, उसके अकॉर्डिंग जो दक्षिण का पार्ट है उस तरफ हिंद महासागर है। जिसने भी हिंद महासागर को हिंद महासागर नाम दिया, उसी के हिसाब से मैं कोट करके कहना चाहता हूँ। तो 3 समुद्र, हिंद महासागर, बंगाली खाड़ी और अरब सागर, तीनों मिलते हैं इसी जगह पे। कहाँ पे? कन्याकुमारी पे। तो यानी तीनों समुद्रों का एक संगम है। और खैर, कोस्टल एरिया, कोस्टल का मतलब, कोस्ट का मतलब तट, एरिया का मतलब जगह, यानी एक ऐसी जगह है ये जहाँ समुद्र का तट है। और समुद्र का तट होने की वजह से यहाँ पे ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती और ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती। हाँ, बरसात होने का चांस है, लेकिन फ़िलहाल बरसात नहीं होने की, क्योंकि अक्टूबर नवंबर के बाद और
फरवरी मार्च से पहले बरसात होने के चांस बहुत कम है। इन 2-3 महीने में मौसम बहुत अच्छा रहता है, ना बारिश और सर्दी तो खैर पड़ती ही नहीं, यहाँ गर्मी भी नहीं आती ज़्यादा, नॉर्मल है बिल्कुल मौसम। तो मैंने एक चीज़ देखी तिरुवनंतपुरम के अंदर, जो वो मंदिर था, कौन सा था वो, जो भी था, उस मंदिर में मैक्सिमम जो वो थे ना पुजारी, वो सारे के सारे धोती बांध रहे थे और धोती बांध के घूम रहे थे। ऊपर कुछ था नहीं, यानी कि उनकी छाती पे ना बलियान ना कुछ, वो तागा सा था जो गले में लग रहे, सुन वो जो तगड़ी सी हो, कोई काली कोई धोड़ी जो भी है। तो ठीक है, टीवी पे हम देखते हैं, हम रज़ाई में बैठे रहते हैं, क्योंकि हम उत्तर भारत के लोग, सर्दी इतनी ज़्यादा हो, हमारी भी गलती नहीं है, हम रज़ाई में बैठ के टोपा ओढ़ के मुंडासा बांध के कंबल रसोल के भीतर घुस के टीवी या फ़ोन में देखते हैं कि कोई बाबा तड़की तड़क 5 बजे उठ के और नंगा होके, नंगे का मतलब लंगोटा बांध के कोई योग कर रहा, कोई पूजा कर रहा, कोई कुछ और कोई कुछ। हम सोचते हैं कि कितना बड़ा भक्त होगा ये, कितना महान होगा, XYZ, हम यही सोचते हैं ना कि उसने तो झंडे गाड़ दिए, जबकि हकीकत यह है नहीं। वो बात यहाँ आकर समझ में आई भी है, और जो आवेगा उसकी भी समझ में आवेगी। जब यहाँ ना सर्दी ना गर्मी, तो कपड़े काट दो या पहनो, फ़र्क तो पड़ता ही नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है। अगर कोई ज़्यादा ही बड़ा 30 मार खां है तो कश्मीर में जाके योग करके दिखावे, कश्मीर में जाके पूजा पाठ करें, तब पता लगेगा। खैर, मेरे कहने का मतलब ये है, जब सारी चीज़ अनुकूल हो तब तो कोई भी कुछ भी कर सके, और सच को झूठ और झूठ को सच भी साबित किया जा सके। मज़ा तो तब है जब प्रतिकूल परिस्थिति में भी आदमी सही बन के रह सके, या फिर सही बनने की कोशिश कर सके। खैर ठीक है, ये बकवास कर रहा मैं, ये फ़िलोसफी की चीज़ें हैं, और मेरे जैसे घटिया आदमी के मुंह से ठीक नहीं लगती। लेकिन फ़िलहाल पता नहीं किस दिशा से ज्ञान टपक रहा है, जो भी है, मज़ा आ रहा है मेरा। तो मेरा काम है पैदल चलना, हा। ट्रेन से मैं उतर गया, अब मुझे कोई हिला तो है नहीं। कल रात पूरी रात में जागा, तारीख थी 31 दिसंबर और आज है 1 जनवरी। आज भी मुझे पूरी रात जागना पड़ेगा, कारण क्योंकि ऐसा मैंने ही चुना है। क्या बोलते हैं, यही मेरी मर्ज़ी है, यही मेरी नियति है। ये भगवान की नियति नहीं है कि भगवान ने ऐसा चाहा और इसीलिए जागना पड़ेगा। अरे मैं खुद चाह रहा हूँ, अगर चाहूँ तो मैं तुरंत होटल में कमरा ले सकूँ, लेकिन मैं नहीं लूँगा। अगर मैं चाहूँ तो एक धर्मशाला में जा सकूँ, लेकिन मुझे नहीं ढूंढनी धर्मशाला। जब तक इस कष्ट का मैं सामना नहीं करूँगा, तब तक लाखों करोड़ों परेशान लोगों की व्यथा को मैं समझ ही नहीं सकता। इसीलिए इस कष्ट को मैं गले लगा कर रखूँगा, और एक पीड़ित व्यक्ति की तरह पीड़ित बनकर ही रहूँगा, क्योंकि तभी तो मैं समझूँगा कि अगर, खैर मैं ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, तो इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। सीधी सी बात यह है कि मैं पैसे बचाना चाह रहा, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, और लालची हूँ भी, तो लालची होना भी चाहिए किसी आदमी को जब पैसे नहीं है। सीधी सी बात है, जब इच्छाएं ज़्यादा है, सपने बड़े हैं, काम ज़्यादा करना, तो फिर खर्चा घटाना पड़ेगा। क्योंकि अगर खर्चा ना घटाया तो फिर बहुत जल्दी पैसे ख़त्म हो जाएंगे, पैसे ख़त्म होती उम्मीदें टूट जाएगी, और आपको बीच रास्ते से भागना पड़ेगा। और फिलहाल हो भी सकता है मुझे कि पौंडीचेरी तक भागना पड़ जा, अगर ना जा पाऊँ समय बताओगा। हाँ खैर, फिलहाल तो मैं कन्याकुमारी तो आ ही गया, अब रामनाथपुरम जाना है मुझे 1 आध दिन के अंदर। देखते हैं 1-2 तारीख को जा पाऊँगा नहीं, या फिर रामेश्वरम भी जाना, राम सेतु भी देखना, और राम सेतु के बाद फिर मैं जाऊँगा तंजौर। मदुरई का पता नहीं जा सकता हूँ कि नहीं, फिर मैं तंजौर जाऊँगा। तंजौर में बृहदेश्वर का मंदिर है बहुत फेमस, उसे देखने जाऊँगा। शीलू बड़ा मस्त आदमी है, उसका मेरे पास मैसेज आया था कि तुम हमें तो कहते हो कि नास्तिक हो, लेकिन खुद मंदिर देख रहे। लेकिन उसे मैं कैसे समझाऊं कि मंदिर मेरे इतिहास का विषय है,
या नास्तिक हूँ या नहीं ये अलग विषय है, लेकिन मंदिर का अध्ययन करना तो मेरे सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। और मंदिर की स्थापत्य कला अगर मैं नहीं देखूँगा, मंदिर के अंदर जो धार्मिक क्रियाक्रम हो रहा अगर उसे नहीं देखूँगा तो फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि इतिहास में हमें समाज को भी पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, धर्म को भी पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, राजनीति को भी पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, और अर्थशास्त्र को भी पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। और इसके अलावा क्लाइमेट यानी कि जलवायु, भूगोल, ज्योग्राफी और रहन सहन, खान पान, भाषा, सब कुछ देखना पड़ेगा। इतिहास कोई दूध पीते हुए बच्चों का खिलौना नहीं है। कुछ घटिया किस्म के लोग कहते हैं कि इतिहास तो बस वैसे ही हैं, कुछ भी लिख दो, कुछ भी पढ़ लो। अब उन घटिया लोगों की समझ में यह बात तब तक नहीं आ सकती जब तक वे मेहनत नहीं करने के और अच्छी तरीके से मेहनत करके बड़ी भारी ठीक ठाक सी किताब पढ़ के डिग्री हासिल करेंगे और रिसर्च करेंगे, तब समझ में आएगा। कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो इतिहास हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे ड्राइंग ही क्यों ना हो, कोई भी छोटा नहीं होता। अगर गहराई में जाएंगे, माइक्रो लेवल पर रिसर्च करेंगे तो समझ में आएगा कि प्रत्येक सब्जेक्ट अपने आप में बहुत महान होता है। ये बात समझ में तभी आओगी जब कोई सीरियस होकर काम करेगा, ना गधे को तो सब गधे ही नज़र आएंगे। खैर, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जितने भी ये पार्ट होते हैं इतिहास के, धर्म, राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था, तो इनका जहाँ भी उद्घाटन होता है, उद्घाटन का मतलब किसी एक स्थान पर इनका प्रयोग होना, तो उस जगह की प्रत्येक एक्टिविटी को देखना एज ए इतिहास का विद्यार्थी, एज ए स्कॉलर, एज ए रिसर्चर, एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, हमारा दायित्व होता है कि हम उसे देखें और समझें। कारण जब उसे देखेंगे, समझेंगे, तो ज़रूरी नहीं कि हर जगह सिचुएशन सेम ही हो। जो सामाजिक स्थिति उत्तर भारत में है वो हो सकता है दक्षिण भारत में ना हो, जो दक्षिण भारत में है हो सकता है वो पश्चिम में ना हो, जो पश्चिम में हो सकता है वो पूरब में ना हो, जो पूरब में हो सकता है मध्य में ना हो। उसके पीछे भी बहुत सारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कारण होते हैं और हो सकते हैं। और संभवतः इसमें सरकार का पॉलिटिकल विचार का भी योगदान रहता है। तो इन सब चीज़ों को जानना, समझना, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इन सब काम को करने के लिए मंदिर में जाना, मंदिर को देखना एक एकेडमिक जिम्मेदारी के लिए बहुत ज़रूरी है। मंदिर हो या मस्जिद हो या चर्च हो, गुरुद्वारा हो, या इसके अलावा और कोई हमारा मठ भी हो सके, कोई हमारा चैत्य भी हो सके, कोई पगोड़ा भी हो सके, या कोई भी ऐसा धार्मिक या गैर धार्मिक स्थान हो सकता है जिसे हम पसंद करें या ना करें, लेकिन फिर भी चूँकि सब्जेक्ट की मांग को पूरा करने के लिए क्योंकि जब हमें ही उसका नहीं पता रहेगा तो फिर हम उसे लोगों को या बच्चों को या जिसे भी बताना है उसे क्या बता पाएंगे। तो सीधी सी बात यह है, शीलू को शायद जवाब मैं दे नहीं पाया। कारण वही कि क्या दूँ, एक दो मैसेज करके एक दो शब्द में समझाना पॉसिबल नहीं होता, धीरे धीरे समझ में सब आ जा। और नहीं भी आएगा तो क्या कह सकते हैं, समझ जाएगा वो। हाँ, तो बात ये है कि मैं कहाँ हूँ, रेलवे स्टेशन पे। कौन सा, क्या नाम है इसका, कन्याकुमारी। कन्या का मतलब लड़की यानी स्त्री, और कुमारी एक शब्द है जो कुंवारी से बना है। कुंवारी का मतलब होता है जिसकी शादी नहीं होती। मैं नेट पे सर्च कर रहा था कि क्या है मसला कन्याकुमारी नाम का, तो तब पता लगा कि कोई लड़की थी कन्या और शिव जी से प्यार करती थी, शिव जी की शिष्या थी, शादी करना चाहती थी, जिद पड़ गई, भगवान ने इंटरफेयर किया और बाद में शादी नहीं हुई, ज़िंदगी भर कुंवारी रही। तो इसीलिए इस जगह का नाम ही कन्याकुमारी पड़ गया। और यहाँ कहीं आसपास एक ऐसा मंदिर भी है जहाँ पुरुषों का जाना बैन है।
कुछ जिन्होंने नियम या जो प्रथा या जो ट्रेडिशन बनाई, उन्होंने ये तय कर रखा कि वो मंदिर कन्याकुमारी का है, कुंवारी कन्या का। और वहाँ अगर पुरुष जाएंगे तो उस कुंवारी कन्या का कुंवारापन ख़त्म हो सकता है, मतलब ऐसा मानना है। इसी कारण वहाँ महिला तो जा सकती है, पुरुष नहीं जा सकते, ऐसा मैंने यूट्यूब पे सुना है और इंटरनेट पे पढ़ा है। सच्चाई है या नहीं मुझे पता नहीं, तो इसीलिए मैं जिस पे दावा दुआ ठोकने की ज़रूरत मुझे नहीं है और ना कोई बेफालतू में कुछ करने की ज़रूरत। खैर, फ़िलहाल मुझे कितने मिनट होगी, 15 मिनट होगी बात करते करते। ठीक है, काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा। बस सवाल और समस्या एक ही है मेरे सामने, सॉरी समस्या नहीं, चुनौती कहना ठीक है, समस्या नहीं होती कुछ भी, कि आज रात फिर मुझे जाग के बितानी पड़ेगी। अगर रात को जागूंगा तो फिर दिन में नींद आएगी, और अगर दिन में नींद आएगी तो मैं घूम फिर के कैसे काम करूँगा। वैसे मुझे आदत है जागने की, क्योंकि मेरा जीवन सड़ा है ही ऐसा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ज़्यादा जागने से मेरी शरीर की जो शक्ति है वो कम हो जाएगी कुछ दिनों के लिए, क्योंकि सोना बहुत ज़रूरी हो। और मैं फिर उतनी मेहनत से, उतने एफर्ट्स के साथ वो काम नहीं कर पाऊँगा, भागने का, दौड़ने का, चलने का, सोचने का, विचारने का, जितना मुझे करना चाहिए। तो मुझे पूरी नींद लेने के लिए कुछ तरकीब ढूंढनी पड़ेगी। अब ठीक है, ओके बाय, रखता हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी से फ़ोन पे बात कर रहा, बार बार मैं यही कह रहा रखता हूँ। कारण है इसके पीछे, क्योंकि मैं प्रोफेशनल व्लॉगर नहीं हूँ और प्रोफेशनल यूट्यूबर भी नहीं हूँ। क्योंकि जब हम प्रोफेशनल होते हैं या प्रोफेशनल के रूप में काम करते हैं तो हम जानते हैं कि हम टू वे कम्युनिकेशन कर रहे हैं। टू वे का मतलब सामने ऑडियंस है जो हमें सुन रहे हैं और हम डिलीवर कर रहे हैं लेक्चर या जो भी है। अगर ऐसा होता तो मैं कैमरे में देख के बात करता, जब जैसे अभी देख रहा हूँ। तो मैं सोच रहा, मैं अगर कैमरे में देखूँगा तो सामने अगर कोई वीडियो देखेगा वो सोचेगा देख इसकी आंखें मेरी आंखों में है और मेरी आंखें इसकी आंखों में है, तो अच्छा लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं सिंगल वे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ फ़िलहाल, वन वे कम्युनिकेशन। यानी सिर्फ जो मेरे मन में आ रहा, जो मुझे अच्छा लग रहा, बुरा लग रहा, वो मैं बोलते जा रहा, बिना किसी लोभ के, लालच के, राग के, द्वेष के, फ़ायदे के, नुकसान के। ठीक है, अब तड़की के टाइम यानी कि सुबह मॉर्निंग में देखते हैं क्या मिला था। अभी मेरे पास एक छोटा सा डॉगी है, ब्लैक कुत्ता। हेलो, आजा मेरे दोस्त, आजा आजा। देखो भाग गया डर के, ठीक हुआ भाग गया। अगर मेरा काट लाता तो रेबीज होती है, अगर रेबीज होती है मर जाता। तो वो भाग के उसने मेरी जान बचा दी। दरअसल स्टेशन छोटा है, लोग भी ज़्यादा नहीं हैं। और हाँ, एक चीज़ और, कल मैं सॉरी कल कहाँ, जस्ट आधे घंटे पहले ट्रेन में था मैं, और ट्रेन थी केरल में, और केरल से फ़िलहाल मैं आ गया तमिलनाडु में। थैंक यू केरल, केरल के लोग बहुत अच्छे हैं, केरल भी बहुत अच्छा है। और थैंक यू तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु में फ़िलहाल हम आ गए। और तमिलनाडु भी बहुत अच्छा है और तमिलनाडु के लोग भी बहुत अच्छे हैं। बस समस्या ये है कि हम उत्तर भारत के लोग, मैं तो अपनी बात करूँगा, सबकी नहीं करता, चूँकि हम उधर हिंदी बोलते हैं तो हम हिंदी ही जानते हैं। अंग्रेज़ी जो स्कूल में जाकर थोड़ी बहुत बोलता है, पढ़ता है, लिखता है, थोड़ी बहुत उसे पता होती है, ज़्यादा तो प्रोफेशनल आती नहीं किसी पे। और लेकिन तमिल और मलयालम या तेलुगु या कन्नड़ जो भी इधर की भाषा है, हम वो जानते नहीं। जैसे महाराष्ट्र में भी कुछ मूर्ख है जो मराठी नहीं बोलने वालों को दुखी कर रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे सीख जगह जो नहीं जानते, लेकिन किसी को परेशान करना ठीक नहीं होता, क्योंकि कोई आदमी गलत दुर्भावना के साथ नहीं कुछ काम करता। हाँ, कोई एक आधा आदमी काम कर रहा है और दुर्भावना के साथ बात अलग है, लेकिन सब ऐसे नहीं होते। और सब अगर मिलजुल कर रह के मौज मस्ती के साथ तो सबसे बढ़िया रिजल्ट आएगा हर चीज़ का, हर काम का। अगर हम ये सोचें कि एक को ख़त्म कर देंगे, एक खुश रह लगा, तो नहीं रह सकता। अगर हम सामने वाले को दुखी करेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत दुख तो रिटर्न हमारे पास भी आएगा। ये भगवान वाला विचार नहीं है
ना धर्म कर्म की बात है, ना मैं गीता कुरान की बात कर रहा है, ये फैक्ट है। अगर हम सामने वाले को परेशान करेंगे तो हम भी परेशान होंगे, चाहे सामने वाला हमें परेशान करे या सामने वाले की तरफ से कोई दूसरा करे, या फिर हम खुद ही आत्मग्लानि के कारण अपने आप की हालत ख़राब कर सकते हैं। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं या फिर साइकाइट्रिस्ट, वो बेहतर तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी को दुखी करता है तो वो मानसिक रूप से खुद ही परेशान रहता है। कभी कभी वो अमीरी गरीबी का कोई मतलब नहीं होता इससे, कि भाई अमीर आदमी दुखी नहीं होने का या फिर गरीब नहीं होने का। ना इसमें छोटी और बड़ी जाति का कुछ चक्कर है, ना इसमें यूरोपियन और भारतीय कुछ मैटर है। अगर कोई किसी को परेशान करेगा, कोई गलत काम करेगा, तो वो उसे इतना तो समझ में आ जाएगा कि क्या क्या गलत है क्या नहीं है। क्योंकि वो जब नीति शास्त्र पढ़ते हैं या जो भी बड़े पद पर रहता है, उसे पता रहता है क्या गलत है क्या सही है। कुछ आदमी ताकत का दुरुपयोग करते हैं, पैसे का दुरुपयोग करते हैं, अपने पद का दुरुपयोग करते हैं और ये सोचते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जबकि मैं सही बता दूं तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। क्योंकि जब आदमी ताकत में हो, बेशक उसे कोई उस टाइम कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बात यह है वक्त सबका आता है। जब एक आदमी का वक्त अच्छा होता है तो वो अपने आप को शहंशाह समझता है, लेकिन जब उसका वक्त चला जाता है ना, वही शहंशाह एक निश्चित समय के बाद फ़कीर भी बन सकता है, मतलब भिखारी भी बन सकता है। और जब वो भिखारी बनेगा, तब जिस भिखारी का उसने अपमान किया होगा या फिर जिसको उसने सताया होगा, वो भिखारी भी उसका सम्मान नहीं करेगा। इसी को कहते हैं समय का पहिया चलता है, वक्त का बदलना, हालात का बदलना। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और इसीलिए जो समझदार है वो कभी किसी को ना दुखी करता ना दुखी होना चाहता। लेकिन आजकल के जो भारत में पॉलिटिक्स में रुचि लेने वाले या जो पॉलिटिक्स करने वाले लोग पैदा हो रहे या तैयार हो रहे, उनका तो उद्देश्य यही है कि डराओ, धमकाओ, मारो, पीटो, सुपारी दो, सुपारी लो, कट्टे, बंदूक, तलवार, चाकू, छुरे। और जितना खोप बनेगा जनता के बीच में, उतना ही बढ़िया पॉलिटिक्स चमकेगी। ये तरीका कारगर तो होता है और इस रिजल्ट भी आते हैं इससे, लेकिन ये बहुत गलत, निहायत ही गलत तरीका है। जिस दिन पुलिस का दिमाग घूमता है, उस दिन पुलिस चुन चुन के एक एक आदमी को हिसाब करती है। वो तो शुक्र है कि पुलिस बेचारी स्टेट के अंदर आती है और स्टेट जो है वो पुलिस को अपने हिसाब से यूज़ करता है। वो बात अलग है कि सैद्धांतिक तौर पर कहते हैं कि पुलिस आज़ाद है, और जबकि हकीकत में नहीं होती पुलिस आज़ाद। अगर पुलिस आज़ाद हो जाए तो क्राइम को इस तरीके से ख़त्म कर सकती है जिस तरीके से कोई बढ़िया क्वालिटी का शैम्पू सिर की जूम ख़त्म करता है, या कोई बढ़िया क्वालिटी का तेल सर के फ्यास को ख़त्म करता है। अब जूम को पता नहीं क्या बोलते हैं और फ्यास को भी मुझे पता नहीं अंग्रेज़ी में क्या बोलते हैं। देहाती समझ जाएंगे, जो नहीं समझ सकते कुछ भाई बता देंगे नीचे क्या नाम उसमें कमेंट में। तो बात सीधी सी ये है कि गलत तरीके से किया गया कोई भी काम ज़्यादा समय तक हमें खुश नहीं रख सकता, और सही तरीके से किया गया कोई काम अगर हमें खुशी ना भी दे पाए तो कम से कम दूसरों को दुखी नहीं कर सकता। अगर दूसरा आदमी हमारे सही काम से दुखी है तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये दिक्कत उसकी है ना कि हमारी। खैर, अगर हम तरीके से बात करें तो बात का एंड हो ही नहीं सकता। जैसे कहते हैं कि तर्क का कोई एंड नहीं, तो बात का भी कोई एंड नहीं। इसीलिए कभी कभी खुद ही चुप होना ज़रूरी होता है, खुद ही चुप हो जाना बेहतर है। और फ़िलहाल मैं चुप होने वाला हूँ और फ़ोन बंद करने वाला हूँ। ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा वो कर लूँगा, क्या बोलते हैं उसको, कोई वीडियो वगैरह डाउनलोड कर रखी वो देख लूँगा, कोई लेक्चर पड़ा होगा वो देख लूँगा, कोई गाना सुन लूँगा। तड़की यात्रा करनी है, फिर अगले दिन का जो भी प्लान होगा उसके हिसाब से काम करूँगा। वैसे प्लान मेरे पास कुछ है नहीं, जो छोटा मोटा बना रखा चल तो मैं उसके हिसाब से ही रहा। और हाँ, प्लान मैंने नहीं बनाया था, चैट जीपीटी ने बनाया था वो।
हाँ, लेकिन कमांड उसे मैंने दी थी। मैंने चैट जीपीटी को जैसा बोला उसने वैसा ही काम करके दिया। थोड़ी बहुत उसने गलती की, मैंने उसे डांट लगाई, उसने सॉरी कहा मुझे। तो चैट जीपीटी की ये बहुत अच्छी बात है कि वो गलती होने पे सॉरी बोलता है, क्योंकि उसे गलती नहीं करनी चाहिए, लेकिन गलती तो आदमी से भी हो गए। और धर्म ग्रंथों में और जो पौराणिक ग्रंथ है या फिर जो नाटक वाटक बना रखे उसमें दिखा रखा कि गलती भगवान से भी हो। अब इसे हम दोनों तरीके से हम साबित कर सके। हम ये भी साबित कर सकें कि गलती होती है और ये भी साबित कर सकें गलती नहीं होती। खैर, लेकिन मैं ओशो तो नहीं हूँ कि हर चीज़ साबित करने का ठेका मैंने दे रखा। ओशो बड़े जालिम, बड़े कुशाग्र बुद्धि के, बड़े तर्कशील और बड़े डेंजर आदमी थे। जो चाहे वो साबित कर देते थे वो। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें ज्ञान बहुत ज़्यादा था, बहुत पढ़ाई लिखाई कर रखी थी, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों की समझ में भी आते थे, कुछ लोगों की समझ में नहीं आते थे, और उन्हें जहर दे के जानबूझ के कुछ लोगों के द्वारा मरवाया गया, क्योंकि कुछ लोगों की रोजी रोटी बंद हो सकती थी अगर ओशो ज़िंदा रहते और ओशो अपने विचारों के हिसाब से लोगों को तैयार करते। खैर ठीक है, अब मैं वो करता हूँ, क्या नाम, अपने आप को रोकता हूँ और कल हम सुबह शुरू करेंगे। यहाँ पे एक विशेष प्रकार का अपनापन है। यहाँ का मौसम भी ऐसा लग रहा है जैसे हमारे अनुकूल है। मतलब यहाँ अगर हमें कोई किताब दे दे तो हम आराम से उसको पढ़ सकते हैं। ना मच्छर है, ना सर्दी है, ना गर्मी है। हाँ, लेकिन खाना तो खाने की ज़रूरत पड़ेगी बस, बाकी थोड़े से कपड़े में भी काम चल जाएगा। लेकिन हमारी तरफ तो सर्दी इतनी ज़्यादा है कि सब कुछ होते हुए भी ड्रामा, सर्दी से ही नहीं बचे जाता। एक चीज़ अगर बढ़ गई तो दूसरी समस्या खड़ी हो जा, दूसरी बढ़ गई तीसरी हो जा, तीसरी बढ़ गई चौथी हो जा। इसीलिए वहाँ हम रिसोर्स का क्या करते हैं, रिसोर्स को करते हैं ख़राब, और यहाँ रिसोर्स को लोग बचाते हैं। बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, कल देखते हैं हम क्या होगा। ओके बाय। आधा घंटा हो गया मुझे। आदत ही मेरी बुरी है। सब मुझे कहते हैं कि तो बोलता घना है, और ये बात मुझे भी पता है। विपश्यना में ठीक ठाक रहूँ, मैं 10 दिन तक चुप रहूँ, बाहर आते ही फिर शुरू हो जाऊँ। ज़िंदगी ने ठोकर भी बहुत मारी, फिर भी मेरी ज़बान बंद नहीं हुई। पता नहीं क्या चक्कर है ये। शायद नरेंद्र मोदी का असर तो नहीं, पूछना पड़ेगा। आखिरकार देश का प्रधानमंत्री, सॉरी देश के प्रधानमंत्री है। कहीं ऐसा ना हो कि मन की बात बताते 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 सारे नागरिक अपने जैसे कर दिए हो। पूछूँ मोदी जी से कि मैं इतना ज़्यादा बकवास कर रहा, कहीं थारा असर तो नहीं है हमका? क्योंकि तुम भी इतनी करो, पका दो लोगों को, इतने पकाओ, इतने पकाओ, इतने तो केले भी नहीं पकते, आम भी नहीं पकते। कितने लोग पक जाओ। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री है हमारे, उनके बारे में कुछ गलत कहना ठीक नहीं है। सदियों बाद, कई दशकों बाद, कई शताब्दियों बाद पैदा हुए भी, और नॉन बायोलॉजिकल संतान है, और ईमानदारों में सर्वश्रेष्ठ है, चरित्र में सबसे अच्छे अव्वल दर्जे के हैं, और मोस्ट एजुकेटेड इंटेलिजेंट एंटायर पॉलिटिकल साइंस से मास्टर डिग्री कर रखी। डिग्री कहाँ है इस बात का पता नहीं, तो शायद रखी होगी फाइल में। और हमें ज़रूरत ही नहीं मांगने की, क्योंकि हमें इतने ज़्यादा वे लेक्चर देते हैं, हमें पूरा अंदाज़ा है कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस तो उन्होंने कर ही रखी होगी। हकीकत है ये बात। तो मैं तो डॉक्यूमेंट देखने की ज़रूरत ही नहीं है यार, अपने पीएम है, क्या डॉक्यूमेंट देखना, इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं वो। तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाला ही फेंक सकता है, बिना पॉलिटिकल साइंस एंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़े कोई कैसे फेंक सकता है? काश तमिलनाडु, मैं हूँ कहाँ, तमिलनाडु में, और ये एक बेहतरीन स्टेट है इंडिया का। और कहाँ से आया मैं, केरल से, वो भी एक बेहतरीन स्टेट था। फटाफट तमिलनाडु को चेन्नई, शायद लास्ट चेन्नई
शायद लास्ट है। चेन्नई के बाद फिर मैं तमिलनाडु सीधा। उम्मीद है कि या तो आंध्र प्रदेश को होते हुए पहले आंध्र प्रदेश जाऊंगा, फिर उसके बाद उड़ीसा, या फिर आंध्र प्रदेश को स्किप करके डायरेक्ट उड़ीसा। ठीक है, आधा घंटा हो गया, इससे ज़्यादा बोलना ठीक नहीं।